हमारे स्टूडियो में आज जानकारी देने के लिए, आपसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश शर्मा जी आपका। आप प्रधानाचार्य हैं, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल भोपाल के एवं मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे हम बात करेंगे मतदाता जागरूकता अभियान और सामाजिक विकास में छात्र छात्राओं के योगदान पर। आपसे पूछना चाहेंगे राजेश शर्मा जी कि जैसे कि हमने बताया कि आदर्श आचरण संहिता सर ने बताया कि लागू हो चुकी है, लेकिन इसमें मतदाता जागरूकता अभियान जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि हमारा मतदान पर्व, महापर्व जो है हम सबके लिए जो आने वाला है और नई सरकार का गठन होने वाला है। तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें जिस तरह से जो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं वो बेसिकली क्या है? मैं अपूर्वा जी आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी चुनाव होते हैं तो ये तो एक सामाजिक उत्सव है ही, साथ के साथ ये अपने आप में बहुत ही जिम्मेदारी वाली काम भी है कि हर व्यक्ति जो वोट डालने के उम्र का है वो हमारे यहाँ वोट डालने जाए। और इसके लिए विद्यालय स्तर पर हम क्या करते हैं, बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि वो अपने माता पिता को, और स्पेशली क्या होता है कि जो माता पिता किसान हैं, गाँव में रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, तो वो कई बार इस चीज़ को इतना महत्व नहीं दे पाते, लेकिन जब बच्चे उनको कहते हैं तो उनको बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमारे बच्चे हमें कह रहे हैं तो हमें ज़रूर वोट डालने जाना चाहिए। और स्कूल में क्योंकि बच्चों की उम्र 18 से कम है कल के, लेकिन वो नागरिक हैं, तो ये उनकी समझ में आए कि हमें आगे बढ़ के कैसे ये काम करना है, साथ के साथ कि जिम्मेदारी से कैसे हम चुनाव में भाग लें जी, और क्या क्या चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि देश का उत्थान, देश की सरकार, वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपको बताऊं, सबसे पहले अगर हम देखें तो शिवाजी महाराज जब 12 साल के थे तो वो सिंहासन पर बैठ गए, तो हमारा जो बच्चा 6वीं 7वीं में है वो राजा बनने के योग्य है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जी संचालित की जा रही है। ये हमारे धार्मिक आयोजन अभी चल रहे हैं, पंडाल सजे हुए हैं, क्या इनमें भी जाके हमारे छात्र छात्राएं या विद्यार्थी लोग हैं ये इस तरह की गतिविधियां संचालित कर सकते हैं या मतदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं? अपूर्वा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल में मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली कार्यक्रम किए गए और बहुत सारे जो असेंबली में उसको लगाया गया और बच्चों ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि कैसे हमको करना चाहिए। जहाँ तक धार्मिक पंडालों में या वहाँ पर जाके जागरूकता अभियान को करने की आवश्यकता है, वो बच्चे करते हैं, पर हमने, क्योंकि वो स्कूल के बाद की प्रक्रिया होती है, तो अधिकतर स्कूल खुद न करके बच्चे अपने आप उसमें वॉलंटरीली जाके उन आयोजकों के साथ में मिलके ये करते हैं। जी जी जी, जागरूक रहेगी तो देश का तो फिर हुलिया ही और ढंग ही अलग होगा। बिल्कुल। तो इस बारे में भी आपसे कुछ विचार जानना चाहूँगी। देखिए, जब हम प्रजातंत्र हैं जी, और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति के अपना महत्व है, चाहे वो बच्चा है या के बुजुर्ग है। तो यहाँ पे क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे कल के जो नागरिक हैं, जो कल के लीडर भी वही है, कल के हमारे जो धरोहर है वो बच्चे ही हैं, तो उनको हम आज से जागरूक करना चाहते हैं। जब बच्चे उस चीज़ को खुद करते हैं, जैसे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, ड्राइंग पेंटिंग करके उन्होंने एक्टिविटीज़ की, वोटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एक चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाती है, और वो आखिर तक जब तक निशान उंगली पर बनता है, तो बच्चों ने वो जब एक मार्कर लगा के सबका किया तो उनको ये सारी प्रोसेस समझ में आई। और जब उन्होंने घर पे जाके बताया है तो बहुत सारे पेरेंट्स ने भी ये फीडबैक दिया कि सर हमें बहुत सारी अच्छा लगा कि हमारे बच्चों को भी ये ज्ञान होने लगा है, क्योंकि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति अपना महत्व रखता है, सहभागिता सभी की होती है और सभी सही बात है कि संचालन से बच्चों का जो मानसिक विकास होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी नियम समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चों को हम शुरू से अनुशासन में रहना और नियमों को पालन करना सिखाते हैं तो हमारे समाज में समरसता और आती है, और विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बच्चे भी दूर रहते हैं और समाज भी हमारा और अच्छा बनता है। तो एक अंग्रेजी में कहा होता है, लेट अस मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो वो जो एक अच्छाई लाने की कोशिश है, वो नियम जब बच्चे हम सिखाते हैं, और इसीलिए
स्कूल में भी नियम रहते हैं जी। कि वहाँ पे भी आपका आचरण कैसा रहना चाहिए, आपको आपस में क्या बातचीत करनी है, किस तरह का व्यवहार करना है। जब आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्या नियम का आपको करने चाहिए, जब आप लैब में जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, आप जब असेंबली में हैं तो क्या करना चाहिए, और क्लास में है तो क्या करना चाहिए, कॉरिडोर में है तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल। ये सारे नियम जब बताते हैं तो वो आगे एक अच्छे नागरिक की भूमिका बनाने में उनको बहुत आसानी होती है। जी जी जी। तो इसलिए आचार्य संहिता को फॉलो करने का स्कूल में तो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर है वो, ट्रेनिंग कि सेंटर। वहाँ जी पर जी, वो आचार्य बहुत संहिता ही सीख। बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि जब हमारे बच्चे और स्टूडेंट्स वगैरह जब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और प्रेरित करते हैं लोगों को कि नियम को पालन करने के लिए, मतदान करने के लिए, तो बहुत ही फ़र्क नागरिकों पर पड़ता है। जी जी। शुक्ल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि आयोजन के पहले अनुमति लेना बहुत आवश्यक जी होता हाँ। है, तो ये बड़े आयोजनों पर ही लागू होता है या छोटी छोटी जब हम माता रानी की झांकियाँ बैठाते हैं या कहीं आम सभा करते हैं तो ये या किसी समाज का कोई संगठन कोई सभा करता है तो ये उन पर भी नियम लागू होता है? ये नियम मैडम सभी पे लागू होता है। आप कोई भी संगोष्ठी कर रहे हैं या कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं या कोई भी राजनीतिक आयोजन कर रहे हैं तो ये सभी पे नियम लागू होता है। जिस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है उस क्षेत्र के निकटवर्ती थाना में या सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से आप उस कार्यक्रम की अनुमति ले सकते हैं। भोपाल और शहर में चूंकि पुलिस कमीशन सिस्टम लागू है तो यहाँ सहायक पुलिस आयुक्त जो एसीपी साहिबान होते हैं वो अनुमति देते हैं, और दूसरे क्षेत्रों में जो जिला मजिस्ट्रेट रहते हैं या एसडीएम साहिबान उनके द्वारा अनुमति दी जाती है। जी, तो ये सिर्फ हमारा पुलिस प्रशासन ही प्रदान करता है या एक कॉपी या हमको चुनाव आयोग को भी देनी पड़ती है? ऐसा कुछ नियम भी हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके क्या नियम है? नहीं, बिल्कुल, अभी चूंकि आचार संहिता लागू है तो आपको एक कॉपी चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी, और हमारी तरफ से भी एक कॉपी हम लोग चुनाव आयोग को भेजते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ से भी एक कॉपी हम निर्वाचन आयोग को भेजते हैं, और बाकी तो जो भी अनुमति ले रहे हैं वो अपनी भेजते ही हैं। जी, यानी आयोजन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उस आयोजन के पूर्व आपको अनुमति लेना आवश्यक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आचरण संहिता लागू होते ही धारा 144 लागू हो जाती है, उस विषय में भी हम आपसे जानना चाहेंगे वो क्या है और क्या उसके नियम है और क्यों लागू की जाती है? बेसिकली सीआरपीसी जो हमारा भारतीय कानून सीआरपीसी है उसके दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें एक आर्टिकल है 144। उसमें जो सामान्यतः लागू की जाती है जब कहीं कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहां वहाँ के जीवन को खतरा हो जाए या अन्य कई चीज़ें, कोई विकट महामारी फैल जाए, तो हम उस क्षेत्र में पर्टिकुलर वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या भोपाल और इंदौर के तारतम्य में देखें तो जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं या पुलिस आयुक्त महोदय उनके द्वारा 144 लागू की जाती है। तो 144 को जो काफ़ी पुराना कानून है उसमें 4 या 4 से अधिक लोग किसी एक स्थान पर असेंबल नहीं हो सकते। अगर आपको कोई इसीलिए वो जो मैंने आपको बताया आगे कि आपको सभा करनी है तो उस सभा की आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। जी जी जी, जी। तो यानी वो धारा 144 के अंतर्गत आता है। जी बिल्कुल। देखिए, प्रशासन और सब अपना काम करते हैं, चुनाव आयोग काम कर रहा है, लेकिन हमारे श्रद्धालु और दर्शकों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी आप सबका सहयोग करें। आपने देखा है कि आजकल जब धार्मिक आयोजन और इस तरह से होते हैं तो जाम की स्थिति बहुत निर्मित हो जाती है, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे भी ये अपील करें कि यातायात व्यवस्था तो आप तो पूरी तरह से देखते ही हैं, लेकिन नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी रहती है ताकि किसी को परेशानी ना हो और दर्शन और आयोजन सुचारू रूप से हो सके। जी, मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि हमारे द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा, जैसे समाचार पत्रों या टीवी मीडिया के द्वारा हम लगातार ये प्रचारित करते रहते हैं कि कहाँ से कौन सा रूट डाइवर्ट किया गया है या किसी आयोजन के पास में कहाँ पार्किंग डिसाइड की गई है, कहाँ पे 2 व्हीलर्स पार्किंग है, कहाँ 4 व्हीलर्स की पार्किंग है। तो कृपया नागरिक अपना जो पार्किंग है उस स्थान पर ही करें, रोड के किनारे पार्किंग ना करें। जो हमारे ट्रैफिक पुलिस द्वारा पार्किंग स्लॉट्स डिसाइड किए गए वहाँ पर ही अपने वाहन को पार्क करें, और जो हमारे द्वारा मार्ग बताया गया है कि इस मार्ग का ही पालन करें। आपको एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, उस हो सकता है आप जिस रोड से जा रहे हैं वो रोड जाम हो, तो हमारे द्वारा पहले से ही एक अल्टरनेट रोड्स बता दिया जाता है कि उस रोड का आप उस रोड से यातायात करें ताकि आप असुविधा से बचें। हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा समय अधिक लगे पर आप जाम की स्थिति में नहीं फंसेंगे। जी,
तो बिल्कुल आपने सही बताया कि किस तरह से लोगों को जो है अपना भी जागरूकता लोगों में भी होनी चाहिए और हम सबको भी आप सबका साथ देना चाहिए। शर्मा जी, आपसे पूछना चाहेंगे हम कि जिस तरह से बात करिए और बच्चे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो में भी हम यातायात नियमों के प्रति उनको भी सजग करते हैं, तो क्या ऐसे नियम रहते हैं या क्या ऐसी सरल विधि रहती है जिससे हम उन्हें बता सकते हैं? अपूर्वा जी, हम हर वर्ष जी हमारे बच्चों को चौराहों पे लाते हैं, जहाँ पर कि ट्रैफिक पुलिस के लोग उनको समझाते हुए पहले ट्रेन करते हैं, और फिर अगर मान लीजिए कोई गलती कर रहा है जी तो बच्चे उसको समझाते हैं वहाँ पर, और इस तरीके से एक प्रेरणादायक माहौल बनता है और सभी लोगों को कि भाई आप गलती मत करें। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जब हम पूजा कर रहे हैं शक्ति की पूजा आपको कब सफल होगी, जबकि सब लोग आपको आशीर्वाद दें। बिल्कुल। आप पार्किंग गलत करेंगे तो कोई ना कोई कुछ आपको गलत कहने वाला है, तो आप सोचिए दूसरे की भावना, आप उसको सही बात, हम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सुनने के लिए। जी बिल्कुल, तो आपको आशीर्वाद ध्यान रखना मिलने चाहिए। में मेरे हिसाब से आशीर्वाद अगर चाहिए तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है, हम अपनी ड्यूटी कब करेंगे? जी बिल्कुल। तो हमें भी अपना कर्तव्य निर्वहन करके पार्किंग अच्छी तरह करें, जब से सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबको दर्शन होंगे और माँ सब पर कृपा करेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और सबकी भागीदारी एक जिस तरह से हम उनमें विकास देखते हैं, तो ये तमाम गतिविधियां तो लाती हैं, लेकिन और कौन सी वो गतिविधियां रहती हैं जिससे हम बच्चों में सामाजिक विकास या उसका दायरा हम उसमें बढ़ा सकते हैं? अपूर्वा जी, क्या है, जब हम बच्चों को ये बताते हैं कि समाज में उनको क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी समाज का विकास उसके बच्चों के माध्यम से ही होता है। तो स्कूल में हमें उनको कैसे आप साफ सफाई रखें, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, शक्ति की पूजा है, तो शक्ति आपको कैसे प्राप्त होती है? शक्ति प्राप्त होती है आप जितना अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। ये और स्वस्थ, जब मैं स्वस्थ की बात कर रहा हूँ तो उसमें मानसिक, शारीरिक और स्पिरिचुअल, अगर उसको जैसे क्वोशिएंट बोलते हैं ना, तो IQ, EQ, PQ, SQ, RQ, AQ, ये सारे के सारे आते हैं। मतलब हमारा जो बच्चा है वो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से इसलिए तैयार हो। और जो एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट की बात करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे समाज में ग्रोथ कि कैसे विकास किया जाए, उस चीज़ को सोच के काम करें। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी हमने बताया कि धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो हमारे त्योहारों के प्रति भी हम बच्चों में किस तरह से उनमें ये गुण विकसित करें कि किस तरह से हमारी परंपरा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, तो उनको कैसे आपको आगे बढ़ाना है और कैसे लेकर चलना है, इस प्रकार से किस तरह से हम उनमें समझ विकसित कर अपूर्वा जी, हमारी संस्कृति की ये विशेषता है जी कि हम हर दिन एक उत्सव की तरह मनाते हैं। बिल्कुल। और ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जी आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले हमने जन्माष्टमी मनाई, जी उसके बाद में फिर गणेश पूजा मनाई, अब उसके बाद में फिर हमने अपने पूर्वजों को याद किया, जो आपने 15 दिन जो पितृ अमावस्या तक हमने किया। अब हम शक्ति की पूजा बच्चों को बता रहे हैं। तो इसके बाद में फिर दीपावली आएगी कि हमें खाली आयोजन के साथ साथ साफ सफाई अपने घर की नहीं, आस पड़ोस की भी करें, जहाँ भी रहें। और इसमें केवल आस पड़ोस की नहीं, आपके मन की, उसकी भी सफाई हमें करना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों को ये हर रोज़ बताया जाता है कि संस्कृति क्या है। जी। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जब हमारा एक सेल्फ एस्टीम की जब बात करते हैं ना, आत्मसम्मान की, तो आत्मसम्मान कैसे किसी व्यक्ति का बनता है? जब वह अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है, उसे पता है कि हम कितनी महान संस्कृति के जी जी बिल्कुल। जैसे कि अभी नवरात्रि है तो वो हमको सिखाता है कि किस तरह से कन्याओं का और नारियों का सम्मान जो है हमको करना चाहिए, और समाज में उनकी क्या महत्ता होती है, क्या भूमिका रहती है, और बच्चे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, दोनों प्राप्त होते हैं। शायद बच्चे जब जिस तरह का आचरण करते हैं, जिस तरह से घर में व्यवस्थाएं होती हैं, उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ प्रकाश डालें कि मनोवैज्ञानिक आधार उनके सामाजिक परिवेश में किस तरह से बदलाव लाते हैं। देखिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी। जब उसको ये दिखता है कि मेरे लिए हर
दिन एक अनुशासन के साथ चलना है, उत्सव भी है तो मुझे वो आनंद भी लेना है, साथ के साथ मुझे अपना और समाज का भी ध्यान रखना है। जब इस तरह का वातावरण हम बच्चों को देते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक की तैयारी होती है। बिल्कुल। और हमें आवश्यकता इसी बात की है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है और शिक्षा के साथ अगर आप देखेंगे अपूर्वा जी, अभी अब हमारे यहाँ पर बहुत सारा काम मशीनों से होने लगा जी। अब व्यक्ति को क्या चाहिए कि उसको मनोवैज्ञानिक रूप से ही हमें विकसित करना पड़ेगा। जो उसकी मानव प्रकृति है और सृजनात्मकता है वही उसको आगे काम आने वाली है जी। ये जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना है अगर हमें, तो उसके लिए नई सोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको बोलते हैं ना, इनोवेटिव, कब कुछ न कुछ नवाचार हमें लाना है। जी जी, जिस तरह से नवदुर्गा में मतलब साकार की भावना विकसित होती है तो उस तरह वो से। क्रिएटिव, और उसके लिए नवदुर्गाएं चल रही हैं, शक्ति की पूजा करिए और खूब सारा नवाचार सीखने की कोशिश करिए, लाने की कोशिश करिए और सृजनात्मकता अपने जीवन में लेके आए। जी जी। तो इस तरह की गतिविधियां आप स्कूल में, कॉलेजेस में करते ही हैं। वो जब अपने परिजनों के पास जाते हैं या परिवार में रहते हैं तो वो मिलकर साथ में ऐसी क्या गतिविधि कर सकते हैं? वहाँ पे बच्चे, ये सबसे पहली बात तो जो अपने पेरेंट्स हैं तो वो अपनी जो समझ आई उनको कि चुनाव, साथ के साथ वो ये कहें कि हमको वोट केवल ऐसे ही नहीं देना है, कौन हमारे देश का विकास कर सकता है। तो वो अपने माता पिता को ये जरूर जब बात करते हैं बच्चे स्कूल से जाके कि हम किस व्यक्ति के लिए ये करें, कोई उनके लिए किसी और कोई लालच जी कैसे हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। हमको हमेशा देश और देश के विकास की बात करेंगे जी। क्योंकि यदि हम केवल अपने और एक क्षणिक एक संतुष्टि की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत बार वो गलत निर्णय होते हैं। तो जब बच्चे घर पे जाके ये बात बताते हैं कि माताजी पिताजी आप जब वोट देने जाएं तो ये ध्यान रखें कि देश को कहाँ लेके जाना है। बिल्कुल। और जब बच्चे इस तरह की बात करते हैं घर पे जाके, मैं एक और छोटी सी आपको उदाहरण दूं कि जैसे दिवाली आ रही है, छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे जाके घर पे जब ये बताते हैं ना कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे, हम प्रदूषण नहीं करेंगे, तो ये प्रदूषण हमारे वोटिंग सिस्टम में भी नहीं आना चाहिए। कि हम वोट उस तरह से देंगे, ये माता पिता हमारे वोट इसलिए दें कि कौन हमारे समाज का विकास कर सकता है, कौन हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है और कौन हमारे भविष्य को और अच्छा बना सकता है। जी, मतलब कहने का तात्पर्य हमारे आंतरिक और बाहरिक जो वातावरण होता है उसका दोनों का प्रभाव हमारे बच्चे के मानसिक और सामाजिक स्तर पर पड़ता है और उसी से ये निर्धारित होता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से उनके भविष्य का निर्धारण होता है। जी शर्मा जी, जैसा कि हमने बात करी और शैलजा जी ने बताया उपवास और व्रत का सारी चीज़ें, हमारे बच्चे भी जो है हम व्रत और आजकल जो है कॉलेज भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और वो भी व्रत और उपवास और नवरात्रि को मनाते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि विद्यार्थी जीवन है, पढ़ाई पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में आराधना भी ज़रूरी है। ये हमारी, फिर से मैं ये कहूँगा कि हमारी संस्कृति की विशेषता है जी। तब हम तपस्या हमारे जीवन का एक अंग रही है पुराने काल सनातन में, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे और आपको हमारी जो व्यवहार है सनातन धर्म में क्या है, हर चीज़ को एक धार्मिक वो दिया गया है, लेकिन अगर उसके पीछे हम देखें ना एक वैज्ञानिक कारण है। जी। वैज्ञानिक कारण क्या है कि हमें डिटॉक्स होना होता है। आपने 6 महीने तक जो कुछ खाया पिया, सब कुछ खाया आपने, अब उसको डिटॉक्स करने का टाइम नवरात्रे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सात्विक भोजन करें, व्रत रखें। और व्रत का सबसे अधिक फायदा ये बताया गया है कि जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट है वो व्रत रखने से खत्म होता है। जी, यानी आध्यात्म और वैज्ञानिक कारण भी जो है हमारे त्योहारों से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। जी। आध्यात्मिकता तो उससे इसलिए जोड़ दी गई क्योंकि फिर व्यक्ति प्रश्न नहीं करता है। जी जी, ये हमारे विशेषता है हिंदू धर्म की कि उस चीज़ को पर है वैज्ञानिक कारण, तो बच्चे उसको करते हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी कि बहुत सारे बच्चे घरों में उनके माता पिता के हाथ में हर समय पूजा भी दोनों समय करते हैं, पाठ भी करते हैं और साथ के साथ व्रत भी रखते हैं।
और जी, कुछ जी, जी। बच्चों को मैं जानता हूँ जो पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं अपने परिवार में। तो ये क्या है, ये उनको एक आपके आत्मशक्ति, आत्मबल को भी मजबूत बिल्कुल करता है। बहुत, जी, जी। और इससे क्या है, एक मानसिक शक्ति बच्चों को प्राप्त, जो उनको आत्म संयम, जी, तो आत्म संयम से उनको आत्मविश्वास, और हाँ। आत्मविश्वास से आत्मसम्मान, जी। इस तरह से प्राप्त होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। और ये तमाम जानकारियाँ हमारे विशेषज्ञों ने आप तक पहुँचाई और आप बने रहे हमसे हमारे कार्यक्रम में नमस्कार एमपी में। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार।